Good morning, students. Bete, good morning to all of you. Can you hear me? Please tell me. Can you hear me, Bete? I did not get any reply. Okay, thank you very much. देखिए बेटे, yesterday कल हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था जिसका नाम था अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि एक ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है बेटा। ठीक है, जब स्टैटिस्टिकल डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर में तो उसे हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं बेटे। ठीक है, तो एक ग्राफ को जब हम बनाते हैं तो उसे एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है बेटे। ठीक है, एक्स एक्सिस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं जिन्हें हम अब्सिसा कहते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस के बेटे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं जिन्हें हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया था कि रूल क्या होते हैं ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के। भाई ग्राफ के साथ हमेशा एक हेडिंग लिखी होनी चाहिए बेटे। ठीक है, हेडिंग के बाद चॉइस ऑफ स्केल, जो स्केल आपको देना होता है यानी जिसे हम डिफरेंस कहते हैं बेटे, वो स्केल प्रॉपर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस, कल एक रूल आया था बेटे, जितना भी वाई एक्सिस आप बनाते हो एक्स एक्सिस उस वाई एक्सिस का 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 गुना होना चाहिए। विद अ लाइन ऑफ डिफरेंट टाइप, अगर बेटे हम 2 वेरिएबल डाटा यहाँ शो कर रहे हैं तो दोनों की जो ठीक है शेप होगी वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि एक लाइन की हमने शेप दे दी इस तरह से ब्रोकन लाइन, ठीक है ब्रोकन लाइन, तो दूसरी की आपको एकदम स्ट्रेट इस तरह से देनी है ताकि दोनों में डिफरेंशिएशन हो सके, दोनों को बेटे हम डिफरेंशिएट कर सके एक दूसरे से। फिर था मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट। बाय पॉइंट को हम कैसे दिखाएं, तो पॉइंट को बेटे हमें लोअर पॉइंट से स्टार्ट करके राइट की तरफ दिखाना होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के पॉइंट को हमें मिलाना होता है। टेबल ऑफ डाटा बेटे, ग्राफ के साथ अगर आप टेबल रिप्रेजेंट करके दिखाओगे तो वो बेटर रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन पॉसिबल हो जाएगा, यहाँ से हम टेबल देख लेंगे, यहाँ से हम ग्राफ देख लेंगे। अगर कोई एरर निकल कर आएगी तो उस एरर को इमीडिएटली यानी कि तुरंत बेटे सेट ऑफ कर दिया जाएगा, रेक्टिफाइंग कर दिया जाएगा। फिर यूज ऑफ फॉल्स लाइन बेटे, तो जब डाटा एक हायर वैल्यू से स्टार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए सीधा 500 से स्टार्ट हुए हैं डाटा, 500 600 700, तो 100 से लेके 400 तक हम दिखा ही नहीं पाएंगे। कहां से दिखाएं हम उसे, मैंने अगर 100 200 300 400 दिखा दे तो वो लाइन लंबी हो जाएगी बेटे। तो इसीलिए हम शुरू में एक फेक लाइन का यूज करते हैं, इसे जिगजैग लाइन भी कहते हैं, जिगजैग लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स लाइन का यूज किया जाता है। और फिर था टू ड्रॉ ए लाइन और एक कर, और फिर हम पॉइंट्स को ठीक है मैच करके जोड़कर वो लाइन बना देते थे। तो ये थे कुछ रूल्स आपके ग्राफ बनाने के। फिर हमने 1 वेरिएबल ग्राफ और 2 वेरिएबल ग्राफ बना दिए थे। आज देखिए जनरल रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डायग्राम एंड ग्राफ। अब कुछ जनरल रूल आपके सामने आ रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डायग्राम एंड ग्राफ। देखिए जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम एंड ग्राफ। तो डायग्राम और ग्राफ को बनाते समय कौन कौन से जनरल रूल होते हैं ये देखिए। सबसे पहले तो इन्होंने क्या रखा है, प्रॉपर साइज। भाई जो साइज होता है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम और ग्राफ का जो साइज होता है बेटे, ठीक है, इट सूट द साइज ऑफ द पेपर। तो जितना भी पेपर आपको मिला है, पेपर की लेंथ और विड्थ के हिसाब से बेटे हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, हमें डायग्राम बनाने पड़ते हैं। इट शुड बी नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। ना तो ये बेटे डायग्राम ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए कि इसमें हमें चीजें ही दिखाई ना दे बेटे। इसका एक प्रॉपर साइज होना चाहिए जो रीडर को अट्रैक्ट करे। ठीक है, सेकंड है प्रॉपर हेडिंग। तो भाई जो भी डायग्राम या जो भी ग्राफ हम बनाए उसके साथ प्रॉपर हेडिंग लिखी होनी चाहिए बेटे। बिना हेडिंग के वो एक तरह से अधूरी इंफॉर्मेशन देता है, हाफ इंफॉर्मेशन देता है। प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी हो जाता है कि हम उस डायग्राम या ग्राफ के साथ उसकी हेडिंग लिखिए। A heading must be simple, short and informative। और हेडिंग भी बेटे सिंपल होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए और इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराकर दे सके, इस तरह की हेडिंग आपकी होनी चाहिए। आगे प्रॉपर स्केल बेटे, तो जो स्केल हम लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वो प्रॉपर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो और ना ही बहुत ज्यादा स्मॉल हो बेटे। ठीक है,
कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पॉइंट्स को डिनोट करने में परेशानी आएगी, और ना ही ज्यादा वाइडर होना चाहिए जो पॉइंट बहुत ज्यादा बेटे खुल जाए। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट स्केल का यूज करना है व्हाइल डिनोटिंग द पॉइंट्स। फिर यूज ऑफ साइन एंड कलर ओनली, तो बेटे हम साइन और कलर का यूज करें। ठीक है, ये साइन और कलर ज्यादातर जब यूज होता है जब आप एक से ज्यादा वेरिएबल के डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो एक से ज्यादा वेरिएबल के डायग्राम बनाएंगे तो हमें अलग अलग वेरिएबल को बेटे डिफरेंशिएट करके दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए हम अलग अलग शेप और अलग अलग कलर्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो आपसे क्या रखा है, यूज ऑफ साइन एंड कलर्स, साइंस एंड कलर्स, तो कलर और साइन का हम यूज कर सकते हैं बेटे। ठीक है, देखिए कि डायग्राम और ग्राफ मस्ट कैरी सम साइन ऑन द नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इनके साथ साइन और नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन आपके होनी चाहिए। कलर में बी यूज टू इंडिकेट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ए डायग्राम, तो कलर हम यूज करें ताकि हम अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ डायग्राम को शो कर सके बेटे। ठीक है, डिफरेंशिएट कर सके। दी साइन एंड कलर मस्ट बी क्लैरिफाई, और इन साइन और कलर को हमें अलग से क्लैरिफाई भी करके दिखाना है कि ये कलर हमने किसके लिए यूज किया है और ये साइन हमने किसके लिए यूज किया है बेटे। ठीक है, लेस यूज ऑफ वर्ड्स और फिगर, ये कह रहे हैं भाई कि जब हम एक डायग्राम बनाएं तो उसमें वर्ड्स या फिगर का कम से कम हम यूज करें बेटे। वहां हम डायग्राम ज्यादा बनाए, लिख के ना दिखाएं उसे, क्योंकि वो डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डायग्राम भी बना रहे हैं और उसे अलग से लिखकर भी दिखा रहे बेटे, तो ये कहीं की भी, ठीक है, रीजनिंग नहीं क्रिएट होती, फिर यही लॉजिकल नहीं होता। तो इसलिए अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो उसमें कम से कम वर्ड्स का हम यूज करें बेटे। ठीक है, तो उसमें क्या रखा है, लेस यूज ऑफ वर्ड्स एंड फिगर, लेस यूज ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स को हम कम से कम यूज करें, एंड फिगर और फिगर्स को भी हम कम से कम यूज करें। So in diagrammatic presentation or graphical presentation, one should make minimum possible use of words, तो कम से कम वर्ड्स का हम यूज करें बेटे। फिर ड्राइंग फॉर बॉर्डर, तो जो बॉर्डर होता है डायग्राम का उसे हम अच्छे से ड्राइंग करके दिखाएं। ठीक है, तो लिखा रखा है आपको ड्राइंग फॉर बॉर्डर, अच्छे से उसमें कलर वगैरह भरकर, ठीक है, अच्छे से रिप्रेजेंट करें ताकि रीडर अच्छे से अट्रैक्टिव हो आपके द्वारा बनाए गए डायग्राम को रीड करने के लिए। So diagram or graph must be bordered with bold line to make them attractive. तो bold line गहरी लाइन के साथ उन्हें बेटे अट्रैक्टिव बनाकर रखना है। सेवंथ है सिंपल। ठीक है, तो जो डायग्राम होना चाहिए आपका एकदम सिंपल होना चाहिए, क्लैरिफाई उसके अंदर होनी चाहिए। सो सिंपलिसिटी इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ डायग्राम, तो जो सिंपलिसिटी होती है बेटे वो डायग्राम का एक मेन फीचर होता है। ठीक है, सो दे शुड नॉट लुक टू बी कॉम्प्लेक्स एंड ऑफेंडिंग, तो वो ऑफेंडिंग ना दिखाई दे बेटे, ऐसा ना लगे कि आप किसी का बचाव कर रहे हो। ठीक है, और ना ही वो कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल भी दिखाई ना दे बेटे, तो सिंपल होना चाहिए। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, डायग्राम आपका लेफ्ट से राइट यानी यहां से यहां के बीच होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट बेटे। ठीक है, सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर बॉटम टू टॉप, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ बॉटम टू टॉप होना चाहिए। So the construction of diagram should flow from left to right और bottom to top, तो या तो लेफ्ट से राइट की तरफ हम बनाए या बॉटम से टॉप की तरफ हम बनाए। फिर स्टेटमेंट ऑफ डाटा, 9th पॉइंट आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ डाटा। सो डाटा व्हिच कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ डायग्राम शुड बी क्लैरिफाइड बाय स्टेटेड, तो स्टेटमेंट ऑफ डाटा का भी हमें यूज करना है। ठीक है, कई बार ऐसे बेटे डाटा होते हैं जो बिना स्टेटमेंट के कंप्लीट नहीं हो पाते, तो उन ग्राफ के साथ हमें स्टेटमेंट का भी यूज करना है। और 10th और लास्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, आपका ग्राफ अट्रैक्टिव होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही साथ इफेक्टिव यानी प्रभावित भी होना चाहिए, जो सामने वाले रीडर को आसानी से प्रभावित कर ले। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो डायग्राम है वो अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होना चाहिए। बेटे बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं आज, 6 या 7 बच्चे, ये बाकी जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, कहाँ गए ये बच्चे? क्या आप चाहते हो डेली डेली कॉल करूं मैं आपके घर पे? 6 बच्चे जुड़े हुए हैं केवल आउट ऑफ 27, ये डेली क्यों नहीं आते हो आप लोग बच्चे बच्चे? मैं फिर पागल हूँ जो सुबह 8:30 बजे उठ के आपके लिए क्लास ले रहा हूँ, 6-7 बच्चे जुड़े हुए हैं, बताते क्यों नहीं आप अपने दोस्तों को? मतलब डेली डेली कॉल करके अच्छा लगेगा फिर हमको। आज से वैसे भी आपके नाम डलने वाले ग्रुप्स में जो है एब्सेंट रहेंगे, प्रिंसिपल मैम फिर बात करेगी आप लोगों से।
डेली क्लास लीजिए, डेली आइएगा। देखिए, तो बेटे जनरल रूल्स हमने पूरे कर दिया। अब मेरिट देख लेते हैं, मेरिट ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। मेरिट यानी कि लाभ क्या होते हैं? मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो जब हम डाटा को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसके मेरिट देखिए क्या है। सबसे पहला है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। तो बेटे डायग्राम के जरिए या ग्राफ के जरिए वो इंफॉर्मेशन हमें काफी सिंपल रहती है और अंडरस्टैंड यानी उसे समझना भी काफी आसान हो जाता है बेटे, ठीक है। तो डायग्राम से देखते ही पता चल जाता है कि ट्रेंड किस तरह का चल रहा है, ठीक है, जो डाटा है वो अप एंड डाउन किस तरह से हो रहे हैं, तो ये सब चीजें हमें पता लग जाती है। सो सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन, तो ये हमसे कहा हुआ है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। तो वही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है ये। तो कहा गया है इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। तो जो बहुत कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कठिन या जटिल, जो बहुत कठिन इंफॉर्मेशन होती है, जटिल इंफॉर्मेशन होती है बेटे, उसे भी हम डायग्राम के थ्रू आसानी से बना सकते हैं, आसानी से सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो अंडरस्टैंडेबल भी रहते हैं बेटे। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ one can understand the feature of data merely by having a look at the picture। तो उस ग्राफ को, उस पिक्चर को, उस डाटा को देखते हुए ही बेटे सामने वाला अंदाजा लगा लेता है, वो अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ जाता है बेटे। तो थैंक्स टू द डायग्राम एंड ग्राफ जो इंफॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स नेचर की, वो भी आपकी सिंपल हो जाती है और अंडरस्टैंडेबल हो जाती है बेटे। सेकंड है लास्टिंग इम्पैक्ट। लास्टिंग का मतलब होता है लंबे समय तक। तो बेटे जो डायग्राम के थ्रू शो की जाती है वो हमारे माइंड में लंबे समय तक वो इंफॉर्मेशन रह जाती है। देखिए, एक तो आप एक स्टेटमेंट को पढ़ें और एक आप स्टेटमेंट का फिगर देखें, फिगर को एनालाइज करके देखें, डाटा को एनालाइज करके देखें, ग्राफ को एनालाइज करके देखें बेटे। तो जो ग्राफ के थ्रू हम इंफॉर्मेशन देखते हैं वो लंबे समय तक, लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक हमारे माइंड में वो स्टोर हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा लंबे समय तक रहता है। So diagrammatic और graphical presentation leave a lasting impact on readers mind। तो रीडर के माइंड पे लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है। Information is not easily forgotten। और जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो जो रीडर होता है आसानी से भूल नहीं पाता बेटे, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक रहता है। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेटे, ठीक है। तो इनको समझने के लिए कोई अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और ना ही कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमें चाहिए बेटे, तो आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। देखिए, वन नीड्स नॉट ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन रीडिंग द डायग्राम। तो डायग्राम को रीड करने में या पढ़ने में कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज या कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। दीज आर इजिली अंडरस्टूड इवन बाय अ लेमैन। लेमैन का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति बेटे, ठीक है। और ये स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में बहुत बार यूज होता है लेमैन। तो लेमैन का ध्यान रखिए, सामान्य साधारण व्यक्ति को हम लेमैन कहते हैं बेटे। तो एक जो लेमैन होता है वो भी फिगर को देखते हुए, डायग्राम को देखते हुए आसानी से इंफॉर्मेशन गेट कर लेता है, आसानी से समझ लेता है बेटे। फोर्थ है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो भाई ये डाटा को प्रेजेंट करने के अफेक्टिव और, ठीक है, अट्रैक्टिव मेथड होता है बेटे। अट्रैक्टिव इन द सेंस आकर्षित करना बेटे। तो डायग्राम को देखने के बाद, ग्राफ को देखने के बाद जो रीडर होता है बेटे वो अट्रैक्टिव होता है, वो आकर्षित होता है, उसका मन करता है उसके अंदर बेटे, ठीक है, लगन आती है, एक तरह से एंथुसियाज्म उसके अंदर आता है कि वो उस डायग्राम को पढ़े, वो उस फिगर को जज करे बेटे, ठीक है। तो इसीलिए जो डायग्राम के थ्रू हम शो करते बेटे, तो उससे हमें, ठीक है, अट्रैक्टिव और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन मिलती है डाटा से। तो देखिए, डायग्राम एंड ग्राफ आर वेरी अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मींस ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा। तो ये जो डायग्राम और ग्राफ होते हैं बेटे, ये काफी इफेक्टिव मेथड होता है डाटा को प्रेजेंट करने का। इट इज राइटली सेड दैट अ पिक्चर इज वर्थ ऑफ ए थाउजेंड ऑफ वर्ड्स। तो एक बेटे समझदार व्यक्ति ने कहा था कि जो पिक्चर होती है, ठीक है, वो थाउजेंड ऑफ वर्ड्स को अपने अंदर समा लेती है। तो उसी तरह एक डायग्राम होता है बेटे जो हजारों लाखों वर्ड्स को अपने अंदर समा लेता है, उसे देखकर ही हमें इतनी सारी नॉलेज मिल जाती है। तो ये एक इफेक्टिव मेथड होता है। तो ये हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं बेटे, रिमेंबर वी आर डूइंग द मेरिट और द एडवांटेज ऑफ डायग्राम। डायग्राम या ग्राफ के क्या एडवांटेज होते हैं हम ये पढ़ रहे हैं। फिफ्थ है एक क्विक कंपैरेटिव एट ग्लांस।
एक क्विक कंपैरेटिव ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है संक्षिप्त में, जल्दी जल्दी बेटे। तो एक ग्लैंस, एक पिक्चर का बेटे हमें, ठीक है, हमारे माइंड में, मस्तिष्क में एक पिक्चर आ जाती है बेटे, ठीक है। तो जितने भी बड़ी इंफॉर्मेशन होते हैं उसका एक संक्षिप्त डाटा, एक ग्लैंस हमारे माइंड के अंदर आ जाता है। उस हम डायग्राम को देखते बेटे समझ जाते हैं कि किस बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, किस बारे में आपको डाटा गिवन है बेटे। तो देखिए, डायग्राम और ग्राफ फैसिलिटेट अ कंपैरेटिव ग्लैंस ऑफ अ डाटा। तो बेटे एक कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन ये हमें प्रोवाइड करा कर देता है। हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं बेटे पिछले सालों से, कि इस साल हमारी सेल क्या रही, पिछले 4-5 साल में हमारी सेल क्या रही थी। तो इस तरह से कंपैरेटिव करना भी आसान हो जाता है थैंक्स टू द डायग्राम। तो कह रहे थे भाई डायग्राम और ग्राफ फैसिलिटेट अ कंपैरेटिव ग्लैंस ऑफ ए डाटा। तो डाटा का बेटे एक कंपैरेटिव ग्लैंस हमें प्रोवाइड करा कर देते हैं। डज डाटा ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट है और प्राइवेट में कितनी है। पब्लिक तो आपको पता ही है गवर्नमेंट सेक्टर होता है बेटे, जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, और प्राइवेट में आप और हमारे जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं बेटे। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का बेटे एक कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं डायग्राम की सहायता से। वन कैन इजिली नोट द ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन द टू, और हम डायग्राम की सहायता से आसानी से बेटे दोनों का डिफरेंस पता लगा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर का और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का। सिक्स्थ है इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। तो बेटे डायग्राम के थ्रू जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो इंफॉर्मेटिव तो होती है, वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराकर देती है। तो इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग, और साथ ही साथ एंटरटेनिंग भी होते हैं, हमारा मनोरंजन भी करते हैं। क्योंकि देखिए फिगर्स को देखकर, डायग्राम को देखकर हम एंटरटेन होते हैं, हम मनोरंजित होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं बेटे पिक्चर्स वगैरह देखना। तो साथ ही साथ ये एंटरटेनमेंट भी कर देती है रीडर का। So besides being informative, तो information देने के साथ साथ diagrammatic और graphical presentation is an entertaining means of data presentation। तो बेटे ये entertaining means of data presentation भी होती है। तो डायग्राम हमें बेटे इंफॉर्मेशन भी देते हैं और हमारा एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन भी करते हैं। The beginners are just fascinated to draw picture in the form of diagram and graph। तो जो बिगिनर होते हैं, जो शुरुआत करते हैं बेटे, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, फिगर्स और डायग्राम को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो द बिगिनर आर जस्ट फैसिनेटेड टू ड्रॉ पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। तो जो बिगिनर होते हैं वो डायग्राम को देखकर ज्यादा समझ पाते हैं, ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सेवंथ बेटे लोकेशन ऑफ एवरेजेस। तो डायग्राम के थ्रू हम एवरेज भी निकाल पाते हैं जो डाटा होते हैं उसके। देखिए मीडियन और मोड फॉर्मूले से भी निकलते हैं और डायग्राम से भी निकलते हैं। मीन जो होता है वो एक अरिथमेटिक एवरेज होती है या मैथमेटिकल एवरेज होती है, जबकि जो मीडियन और मोड होता है वो पोजिशनल एवरेज होती है बेटे। वो मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी निकल सकती है और साथ ही साथ डायग्राम से भी निकल सकती है। जैसे मैंने बेटे ओजाइव कर आपको कराया था 2 या 3 दिन पहले, और मैंने आपको बताया था कि ओजाइव कर से हम मीडियन भी निकाल सकते हैं। लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव, दोनों कर्व बनाते हैं बेटे, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो आपका पॉइंट ऑफ मीडियन कहलाता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ मीडियन। तो वो एक पोजिशनल एवरेज आपकी हो गई, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है यानी कि एवरेजेस जो होते हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ एवरेजेस, मॉडल वैल्यू होते हैं बेटे, ठीक है, डायग्राम में जो सबसे हाईएस्ट पीक पर जो जाता है वो मॉडल वैल्यू होती है। तो ये सब चीजें हम निकाल लेते हैं। देखिए यूजिंग ग्राफिकल टेक्निक वी कैन इजीली लोकेट द वैल्यू ऑफ सर्टेन एवरेजेस। तो ये कह रहे हैं कि ग्राफिकल टेक्निक का यूज करके कई सारी एवरेजेस हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मोड हो गया और मीडियन होगा, ठीक है। लेकिन मीन नहीं निकलती, मीन जो होती है वो नहीं निकल पाते, उसके लिए हमें अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज करने ही पड़ते हैं। बट जो मीडियन एंड मोड होता है उसे हम डायग्राम के थ्रू निकाल सकते हैं। और लास्ट बेटे स्टडी ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब होता है रिलेशन बेटे, ठीक है, रिलेशन। देखिए एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, नेगेटिव रिलेशन। एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी बढ़ रही है बेटे, पॉजिटिव रिलेशन। तो कोरिलेशन भी हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मीन मीडियन मोड के लेसन के बाद कोरिलेशन ही आएगा। तो वहां आपको बताया जाएगा कि दो वेरिएबल में जो आपस में संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होता है बेटा, जब एक वेरिएबल के बढ़ने की वजह से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ जाता है, तो हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। दूसरा नेगेटिव बेटा है कि एक वेरिएबल बढ़ने से दूसरा घट जाता है, उसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं।
तो थैंक्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इससे बेटे कोरिलेशन को स्टडी करना भी आसान हो जाता है। सो स्टडी ऑफ कोरिलेशन तो बता रखा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा corresponding to different values have to identify the correlation। तो बेटे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं, कोरिलेशन में भी हमें सहायता मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, इफ टाइम सीरीज डेटा ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर को बेटे ग्राफ के थ्रू दिखा देते हैं तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इनकम हमारी बढ़ेगी तो हम एक्सपेंस भी बढ़ाते। देखिए इनकम और एक्सपेंस में सीधा संबंध होता है। हायर इनकम आप ज्यादा कमाओगे तो सिंपल सी बात है खर्च भी आप ज्यादा करोगे, इनकम आप कम कमाओगे तो बेटे खर्च भी आप कम ही करोगे। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो मान लीजिए अगर मैंने एक ग्राफ बनाया बेटे बाय चांस, ठीक है, ये मैंने बनाया इनकम के डाटा, भाई इनकम आपकी ऐसे बढ़ती जा रही है, तो उसके साथ साथ आप देखोगे कि भाई एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है, तो दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव बेटे। तो इस तरह से ग्राफ को देखकर हम वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप भी बता सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है बेटे। ठीक है, तो ये थे मेरिट, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की मेरिट। अब आ रही है लिमिटेशन, लिमिटेशन यानी कि कमियां। बेटे अभी 5 मिनट पहले मेरे साथ 8 बच्चे थे और अब लगभग 14 स्टूडेंट्स हो चुके बेटे। तो ये जो लेट जो बच्चे आते हैं ना, तो बेटे ये लेट मत आके दिखाएं मुझे, आप शुरू से क्लास ज्वाइन करें, बीच में 20 मिनट 25 मिनट निकलने के बाद क्लास ज्वाइन करने का कोई मैथ तो नहीं रह जाता है। कोई जो शुरू का आपने नहीं पढ़ा और लास्ट का पढ़ने से क्या फायदा। शुरू का जब हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक तभी आपको पता लगेगा कि क्या चल रहा है। तो 8:30 बजे की क्लास 8:30 बजे आइए ना, 9 बजे आने का क्या मतलब बनता है, केवल अटेंडेंस लगवाने के लिए आ रहे हो क्या आप यहाँ पे। 8:30 बजे मेरे साथ केवल 8 बच्चे जुड़े हुए थे, मैं उन्हीं की प्रेजेंट मांगूंगा, ये जो बाद में जुड़े हैं मैं इनकी प्रेजेंट नहीं मानूंगा और इनका नाम मैं आज पहुंचाऊंगा अपसेंट की लिस्ट में कि अपसेंट है, मेरे लिए आप लोग अपसेंट हो। जो बच्चे 8:30 बजे नहीं जुड़ सकता वो अपसेंट है मेरे लिए। लास्ट के 10 या 15 मिनट जुड़कर मुझे ना दिखाएं प्लीज, अपनी प्रेजेंट लगवाने के लिए मत आइए, यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आइए आप लोग। अपसेंट ही जाएगी आप लोगों की। शुरू के 8 बच्चे जो मैंने देखे थे बस उन्हीं की प्रेजेंट में लगाऊंगा। देखिए तो बेटे मेरिट आपके हो चुके हैं हम ग्राफ के। अब आ जाइए डीमेरिट्स पर या लिमिटेशन पर। अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अभी तक हम मेरिट कर रहे थे, अब हम करेंगे डीमेरिट। देखिए डीमेरिट्स या लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। लिमिटेशन का मतलब बेटे कमियां होता है। जब भी हम किसी चीज का इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं तो इवेल्युएशन में हम उसके मेरिट और डीमेरिट दिखाते हैं बेटे। तो मेरिट तो मैंने बता दिया अभी अभी, अब डीमेरिट पर आ जाइए। सबसे पहले है लिमिटेड यूज। तो बेटे जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है यानी ग्राफ के थ्रू जब हम प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं तो उसका यूज बहुत लिमिटेड होता है, कम यूज हम उसका करते हैं। देखिए only a limited set of data can be presented in the form of diagram। तो लिमिटेड सेट ऑफ डाटा को ही हम डायग्राम की फॉर्म में दिखा सकते हैं। इन फैक्ट डायग्राम एंड ग्राफ आर जनरली यूज्ड ओनली व्हेन कंपैरिजन आर इन्वॉल्व्ड। तो ये कह रहे हैं बेटा कि डायग्राम और ग्राफ का यूज जब किया जाता है जब कंपैरिजन किया जाए। कंपैरिजन समझते हो ना, तुलना की जाए बेटे एक फर्म की दूसरी फर्म के साथ या एक फर्म की अपने ही पिछले कुछ सालों के साथ तुलना की जाए बेटे। मैं अपने पिछले 5 साल की सेल देख लूं या 5 साल का प्रॉफिट देख लूं बेटे, तो इसके लिए मैं ग्राफ रिप्रेजेंट करता हूं। तो कहने का मतलब है कि जो ग्राफ का यूज होता है काफी लिमिटेड होता है, काफी सीमित यूज होता है बेटे, हर जगह हम उसका यूज नहीं कर पाते। So only a limited set of data can be presented in the form of diagram. In fact, diagram and graph are generally used only when comparison are involved। तो ये साफ साफ कह रहे हैं भाई डायग्राम और ग्राफ का यूज जब भी किया जाता है जब वहां पर कंपैरिजन किया जाए और टाइम सीरीज डाटा को प्रेजेंट किया जाए। सेकंड है बेटे मिसयूज। मिसयूज यानी गलत प्रयोग करना, ठीक है। तो ग्राफ को हम गलत या मिसयूज प्रयोग भी कर सकते हैं, सामने वाले को बेटे हम मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं ग्राफ की सहायता से, ठीक है। तो डायग्राम में बी मिसयूज फॉर फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल फैक्ट। तो डायग्राम के यूज से बेटे कई बार फॉल्स प्रोजेक्शन हो जाती है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। भाई कंपनियों को बेटे फ्यूचर में प्रेडिक्शन लगानी पड़ती है, उन्हें देखना पड़ता है फ्यूचर में कितनी डिमांड आएगी जिससे हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी सेल कर सकते हैं, कितनी मार्केटिंग कर सकते हैं बेटे। तो ये सब चीजें उन्हें देखनी पड़ती है एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए कई बार बेटे डायग्राम से मिसयूज हो जाता है, फॉल्स प्रोजेक्शन हो जाती है
स्पेशली इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट में तो ये काफी ज्यादा मालिक खतरनाक हो सकते हैं। थर्ड है ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन। प्रिलिमिनरी मतलब होता है प्राथमिक, तो केवल एक प्राथमिक निष्कर्ष ही हम निकाल पाते हैं इससे बेटे, ठीक है, कोई ज्यादा अच्छा गहराई में हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। एक छोटा सा प्राइमरी कंक्लूजन यानी कि प्राथमिक निष्कर्ष ही निकाला जा सकेगा। देखिए ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन, तो प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्राथमिक या आरंभिक, आरंभ होता है, स्टार्टिंग होता है उस समय। So it may not be always easy to arrive at final conclusion after seeing the diagram। तो बेटा जरूरी नहीं है कि हम डायग्राम को देखने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाएं, ठीक है, हम फाइनल कंक्लूजन पर समटाइम नहीं पहुंच पाते। मल्टीपल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ में ऑफर ओनली अ प्रिलिमिनरी कंक्लूजन। तो जो मल्टीपल इंफॉर्मेशन होते बेटे डायग्राम और ग्राफ के अंदर, वो आपको केवल एक प्रिलिमिनरी कंक्लूजन ही प्रोवाइड करा पाते बेटे, ठीक है, कोई ज्यादा कुछ लॉन्ग लेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाते बेटे। तो एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे दो इलस्ट्रेशन हो दे रखे बेटे, तो आई थिंक हमारे पास काफी समय फिलहाल, तो हम इलस्ट्रेशन को भी कर देते हैं। दो इलस्ट्रेशन है, 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे, आज की क्लास ओवर हो जाएगी, 8 लेसन आपके फिनिश हो जाएंगे। फिर कल से 14 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं 14 के 14 बच्चों को बता देता हूं कि कल, अब ये देखिए 12 हो गए, ये 2 भाग गए यहां से भगोड़े कहीं के, ये गलत बात है आप लोगों की। कल से बेटे मेन टॉपिक स्टार्ट आपके होने वाले हैं, कल से आपकी एक्चुअल या रियल स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होने वाली है। अभी तक तो मान लीजिए बस छोटा मोटा था, ये 8 लेसन आपने किए, एग्जाम में ये 5 या 7 नंबर के लेसन आएंगे। कल से आपके मेन लेसन स्टार्ट होंगे, जिसमें मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन, ये सब चीजें बेटे आपकी आएगी। मेन स्टैटिस्टिक्स वही है, कल से मेन स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होगी। तो ये जो 13 बच्चे या 14 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, कल ये 14 की 14 मुझे बेटे 8:30 बजे मिल जाएं। और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं इन्हें भी आप थोड़ा एंकरेज करें कि भाई अब क्लास लो, अब मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाले, अब इंट्रोडक्शन निकल चुका है स्टैटिस्टिक्स का बेटे, तो मेन टॉपिक कल से स्टार्ट होंगे। तो ये 14 के 14 स्टूडेंट 8:30 बजे बेटे 2 मिनट के अंदर सारे के सारे ज्वाइन हो जाएं। तो कल अगर आपने क्लास नहीं ली तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, फिर स्टैटिस्टिक्स में आप फेल हो जाओगे। स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू मैथमेटिक्स। जिस तरह मैथ में बेटे आप करके पास होते हो, ठीक है, रट्टे से पास नहीं होते, उसी तरह स्टैट में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे बेटे, तब पास होंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कल से आप प्रॉपर क्लास ले सारे के सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, और एंकरेज करें अपने सभी दोस्तों को कि भाई आए और क्लास ले, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत आएगी बेटे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो मैं अब करवा रहा था कि इलस्ट्रेशन, 2 इलस्ट्रेशन है मेरे पास, उसके बाद ये लेसन फिनिश हो जाएगा बेटे। देखिए तो 2 इलस्ट्रेशन में, एक में तो बेटे सिंगल वेरिएबल डायग्राम बनाना है हमें अरिथमेटिक ग्राफ का, और दूसरे में मल्टीपल यानी कि 2 वेरिएबल का डायग्राम में बनाना है। सिंपल सा है बेटे, आसानी से जल्दी से कर देते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, भाई सिंगल वेरिएबल डाटा आपको गिवन है, इससे आपको एक अरिथमेटिक लाइन ग्राफ तैयार करना है, कर देंगे नो प्रॉब्लम। ईयर दे रखा है और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दे रखे हैं कि भाई किस साल कितना प्रोडक्शन हुआ व्हीट का, गेहूं का बेटे। तो ये है ईयर्स और यहाँ है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन तो आपको पता है टन में होता है, ठीक है, मिलियन टन में होता है आपका, तो ये टन में हमें दे रखा है। तो ईयर्स आपको दे रखे हैं 2008 से 2014, स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 एंडिंग विद 2014, ठीक है। तो देखिए 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, and in the end 2014. 5, 8, 13, 16, 20, 17, 22 बेटे। तो ये आपको डाटा यहाँ गिवन है, इसकी सहायता से मुझे एक अरिथमेटिक लाइन ग्राफ बनाना है बेटे। देखिए यार आपको गिवन है, आपको पता है वो एक्स एक्सिस पर आने वाले हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है प्रोडक्शन में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 22 है बेटे। तो एक सिंपल स्केल आपको लेना है, एक एप्रोप्रिएट या प्रॉपर स्केल आपको यहाँ पर लेना है बेटे। ये आपकी वाई एक्सिस इसकी 1.5 गुना आपकी होनी चाहिए एक्स एक्सिस, 1.5 टाइम, ठीक है, तो 1.5 टाइम। ओके नाउ इट्स विजिबल।
तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं लेता हूँ 2008, ये बेटे पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, सबको पता है, तो यहाँ मैंने 2008 ले लिया। इसके बाद मैं लेता हूँ 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 एंड इन द एंड इज 2014 बेटे। यस, डन, ओके। अब देख लीजिए, आपको y एक्सिस पर डिफरेंस लेना है, ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है 22 तक, तो आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस हम ले बेटे। तो आई गेस मैं 4 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 4 का ठीक ठाक रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, 4 का डिफरेंस मैं ले लेता हूँ बेटे, और मैं 24 तक जाऊंगा। तो 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24 बेटे, ये देखिए, ठीक है। तो ये है आपका प्रोडक्शन, तो y एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं प्रोडक्शन बेटे, सिंपल सा डायग्राम है, बना सकते हैं। 2008 में कितने हुए, 5 बेटे, तो 4 से थोड़ा सा ऊपर 5, ये आपने लिख दिया, और यहाँ आपको इसके नंबर्स भी लिखने हैं 5 बेटे। इसके बाद देखिए 2009 में था 8, ये रहा आपका 8, तो यहाँ लिख दीजिए आप 8, और यहाँ आप लिख दीजिए 8 बेटे, ठीक है, 8 इस तरह से। 2010 में था 13, 12 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा बेटे, 13, 12 से थोड़ा सा ऊपर 13, यस इट इज। 11 में था 16, तो ये देखिए 16 आपने यहाँ 11 के पास बना दिया, 16 बेटे। 2012 में था 20, तो ये देख लीजिए 2012 में ये रहा आपका 20। 13 में था 17, 16 से थोड़ा सा ऊपर बेटे, 16 से थोड़ा सा ऊपर मुझे बनाना पड़ेगा 17 के लिए, देखिए 16 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। इसके बाद 14 में 22, यानी कि 20 और 24 के बीच में आएगा आपका 22 बेटा, ये देखिए, ये मैंने पॉइंट्स बना दिए। अब मुझे करना क्या है, इन्हें ज्वाइन करना है बेटे। तो ये लिख दे, क्योंकि सिंगल ग्राफ है, तो मैं एक सिंगल लाइन का यूज कर लूंगा, चाहे मैं उसे ब्रोकन लाइन के थ्रू बनाऊं, या डॉटेड लाइन के थ्रू बनाऊं, या सिंपल सा स्ट्रेट लाइन के थ्रू बनाऊं, ये देख लीजिए। देख लीजिए, ये बन गया है आपका अरिथमेटिक लाइन ग्राफ है। तो इस तरह से आपके लाइन ग्राफ बनते हैं, ठीक है। हेडिंग देना जरूरी होता है, तो हेडिंग क्या है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, हेडिंग आपकी बनती है यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। इस तरह से आपने इसकी हेडिंग दे दी, और ब्रैकेट में आप लिख देते हैं इन टन, टन में होता है बेटा ये, इसकी जो यूनिट होती है मेजरमेंट की, मापने की, वो टन में होती है। अब देखिए 14 स्टूडेंट जुड़े हुए थे, 10 रह गए, केवल ये 4 बच्चे भाग गए, तो प्रेजेंट तो लगी गई, तो अब निकले यहाँ से, प्रेजेंट लगवाने के लिए आते हैं, पढ़ना तो है नहीं बेटे, जबकि मैं बता चुका हूँ फीस सबसे लेंगे, फीस किसी की माफ नहीं करने वाले, फिर भी बेटे कॉन्शियस ही नहीं है, वेरी बैड बिहेवियर, गलत एटीट्यूड है ये आप लोगों का। तो ये बेटे वन वेरिएबल डायग्राम था। एक क्वेश्चन और दे रखा है टू वेरिएबल में, इसमें अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे रखे बेटे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम दिखा देंगे, और ये लेसन आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 था, अब आ रहा है आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 2। टू वेरिएबल यहाँ पर आपके देखने के मिलेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो यहाँ आपका इलस्ट्रेशन नंबर है 2, ये रही आपके, पहले मैं टेबल दिखा देता हूँ बेटे, ठीक है, टेबल में दिखा देता हूँ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिए, देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है ईयर्स, अगेन 2008 से 2014 तक ईयर्स हमें दे रखे हैं, 2008 से 2014 बेटे, तो 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 एंड इन द एंड इट्स 2014, ठीक है बेटे। तो 2014 तक हमें दे रखा है। अब देख लीजिए, एक्सपोर्ट मुझे दे रखे हैं 300, 350, ये रहे आपके एक्सपोर्ट्स, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये रहे आपके इंपोर्ट, क्योंकि हमें बेटे जनरल गाइडलाइंस में बताया था कि ग्राफ बनाते समय उसकी टेबल अगर होगी तो बेटर रहेगा, तो इसलिए जब भी आप बेटे डायग्राम बनाओ, मेक श्योर कि उसके साथ टेबल जरूर रिप्रेजेंट करो। टेबल आपने रिप्रेजेंट नहीं की, मैं नंबर काटूंगा बेटे। जब पेपर आपके होंगे, वैसे भी कल नोटिफिकेशन आई है बेटे दैनिक भास्कर पे, कि हो सकता है 1 जून से आपके स्कूल खुल जाए बेटे,
और 1 जून से नहीं खुले तो डेफिनेटली 15 जून के बाद तो 100% ओपन आपके स्कूल हो ही जाएंगे बेटे। तो उस समय फिर आपको आना पड़ेगा, टेस्ट आपके होंगे बेटे, टेस्ट में आपको फिर टेस्ट रिप्रेजेंट करके देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको बेटे जो भी डायग्राम हम आपसे बनवाएं उसके साथ आपको एक टेबल जरूर बनानी है ताकि क्लैरिफिकेशन हो सके, वेरिफिकेशन हो सके बेटे। तो एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे थे 300, 350, 400, 380, 380, 380 के बाद बेटे 450, देन 280, 280 और लास्ट में है आपको गिवन 250 यानी कि 250 बचे। ओके, अब आ जाइए इंपोर्ट 420, 460। तो इंपोर्ट है 420, 460, ठीक है, 600, 480, 550, 450 एंड 400 बेटे। तो इस तरह से आपको गिवन है, ठीक है। अब नीचे शायद थोड़ा स्पेस कम रहेगा इसीलिए मैं अब इसको थोड़ा सा नीचे झुका देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको टेबल यहाँ दिखाई दे रही है आसानी से। अब इस टेबल को रिप्रेजेंट करते हुए मैं बेटे अरिथमेटिक लाइन ग्राफ आपके सामने बनाने जा रहा हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन बेटे। एक्स एक्सिस पे मुझे ईयर्स दिखाने हैं, ईयर्स, ठीक है। अगेन 2008, 2009 बेटे रिमेंबर गैप इक्वल होना चाहिए। आप स्केल से गैप लोगे तो जैसा भी आपको गैप सही लगे, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वो आप गैप ले लीजिएगा। 2010, 11, 12, 13, 14 बेटे। तो इस तरह से आपको ये गिवन है। अब देख लीजिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हाईएस्ट डाटा कितने गिवन है बेटे। तो यहाँ 600 है और वहां 600 है ही, यानी 600 तक के हमें डाटा लेने हैं। तो मैं 100 का डिफरेंस ले लेता हूँ आसानी से बेटे। 100, 200, 300, 400, 500 और ये हो गया आपका 600 बेटे, क्योंकि मैक्सिमम डाटा 600 तक है तो मैं ये ले लेता हूँ बेटे। ये बुक मैंने रख दी। ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, फिर लेसन फिनिश है, आपकी क्लास भी फिनिश हो जाएगी बेटे। देखिए एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए एक्सपोर्ट 2008 में थे 300, तो ये मैंने लगा दिया 300 पे बेटे, ठीक है 300। अब क्योंकि दो वेरिएबल है तो आपको लाइन को अलग करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक लाइन में ब्रोकर लाइन के थ्रू दिखाऊंगा और दूसरी को मैं स्ट्रेट दिखाऊंगा बेटे। तो 300, 300 के बाद है 350, 350 आपका आएगा 300 और 400 के बीच में। इसके बाद है 400, 400 ये आपका आ गया 400 बेटे। इसके बाद है 380, 2012 में थे 380, 350 से थोड़ा सा ऊपर हम ले लेंगे और 400 से थोड़ा नीचे ले लेंगे 380। तो ये है 400, ये है 380, फिर है 450 बेटे, ठीक है। 2012 में कितना है 450, यानी 400 और 500 के बीच में 450, ये देखिए 450। इसके बाद है 280, 300 से थोड़ा सा नीचे 280 बेटे, ये लीजिए 280। और फिर इसके बाद है 250, यानी कि इसके बीच में 280 से थोड़ा नीचे 250 बेटे, 250, ये देखिए। तो ये आपकी एक्सपोर्ट लाइन आ चुकी है। अब मुझे इसे ज्वाइन करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है बेटे। तो मैं फिलहाल इसको ब्रोकन लाइन के जरिए ज्वाइन कर देता हूं। ये देखिए मैंने ब्रोकन लाइन के जरिए ज्वाइन किया है बेटे, ये मैं ज्वाइन कर रहा हूं बेटे इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि मुझे अभी एक लाइन और दिखानी है तो मुझे दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये देखिए आपका एक्सपोर्ट अभी फिलहाल बन चुका है, इंपोर्ट मुझे अब बनाना है। इंपोर्ट देखिए 2008 में थे 420, ये देखिए, ठीक है। एक्सपोर्ट से ऊपर है फिलहाल 420 बेटे। फिर 2009 में थे 460, ठीक है 460 बेटे, 420 से ऊपर जाएगा 460। 2010 में थे 600, हाईएस्ट पीक पॉइंट पर इंपोर्ट थे बेटे। और ये वैसे भी सही डाटा दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि इंडिया का ज्यादा जो इंपोर्ट होता है बेटे वो एक्सपोर्ट से ज्यादा ही होता है। हम चाइना जैसे देश से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट हम करते हैं यूएस को, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो देखिए 2010 में आपका 400, इसके बाद आया 2011 में 480 बचे, तो 500 से थोड़ा सा नीचे
ठीक है। 2011 में 480, 500 से थोड़ा सा नीचे 480 बेटे। ये ठीक है। यहाँ वैल्यू भी आपको लिखनी होती है, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाई है, वैल्यू भी आपको लिखनी है बेटे। 480 हो चुका है। 2012 में है फिर 550 बेटे, तो 500 और 600 के बीच में 550, जो हो गया आपका 550 बेटे। फिर 2013 में है आपका 450, यानी 400 और 500 के बिल्कुल बीच में 450 बेटे 2013 में। ठीक है, 450 है आपका। तो ये देखिए, ये रहा आपका 450, और फिर है 400, तो ये रहा आपका 400। ये देखिए, ये आपकी आ जाएगी अब इंपोर्ट लाइन। अब मैंने इसको डॉटेड लाइन के थ्रू दिखाया है, इसको मैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखा देता हूँ। इस तरह से स्ट्रेट अवे जॉन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए बेटे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए बेटे, बन गई। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देनी है, मुझे यहाँ दो बॉक्स बना के दिखाने मिले। ठीक है, पहले बॉक्स में दिखाऊंगा ब्रोकन लाइन, और ब्रोकन लाइन के इक्वल मैं लिख दूंगा, मैंने ब्रोकन लाइन में क्या दिखाया है, एक्सपोर्ट। तो यहाँ आप दिखा दोगे एक्सपोर्ट हमने दिखाया है बेटे। और एक बॉक्स और बनाऊंगा, इसमें लिख दूंगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या लिखा है, इंपोर्ट बेटे। ठीक है, इंपोर्ट। एक चीज और बेटे इंपॉर्टेंट, इसकी हेडिंग और मुझे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास ऊपर टेबल मैंने बना दी तो स्पेस नहीं है, तो मैं बगल में लिख के दिखा देता हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जहां भी डायग्राम आप बनाओ, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको उसकी हेडिंग लिखनी है। हेडिंग है बेटे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया फॉर डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, तो हेडिंग आप लिख दोगे कि इंपोर्ट एंड export for India in different years। ठीक है, तो जैसे आपने हेडिंग दी कि भाई हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं भारत के डिफरेंट ईयर्स में, वैसे रीडर को पता चल जाएगा भाई कि ये जो डायग्राम है इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिखाया गया है। देखिए, एक्सपोर्ट आपका कम है एवरी ईयर एज कंपेयर टू इंपोर्ट, इंपोर्ट आपकी हाई है। और वैसे भी इंडिया के साथ ऐसा होता है, ये रियलिस्टिक सिचुएशन है इंडिया की, कि इंडिया बेटे इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। ठीक है, तो आज बेटे 8वां लेसन आपका फिनिश हो चुका है। आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे। कल बेटे आप लोगों को 4 लेसन, ठीक है, जो बच्चे 2 लेसन की भेज चुके हैं पीडीएफ, वो अगले और 2 लेसन की भेजे, और जिन बच्चों ने अभी तक पीडीएफ भेजी नहीं है वो स्ट्रेट अवे 4 लेसन की भेजे बेटे। देखिए, स्कूल कभी भी खुल सकते हैं, और स्कूल खुलने के बाद आपको नोटबुक से बनानी पड़ी तो बहुत ज्यादा वर्कलोड आपके ऊपर आ जाएगा, एक साथ 8-10 लेसन नहीं बना पाएंगे। इसलिए अभी से बेटे धीरे धीरे लेसन अपने बनाने शुरू कर लो और मुझे दिखाने शुरू कर लो बेटे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट मेरे पास कौन कौन से है, तनिषा है, तनिष, आशीष है, भूपिंदर है, विपिन है। ये विपिन तो लास्ट के 2-4 मिनट में आता है, 5% की अटेंडेंस लगाने आता है और चला जाता है, डेली इनका यही खेल है बेटे। पलक है, राहुल है, तन्नू है। ठीक है बेटे, ये हमारे पास प्रेजेंट है 13 बच्चे फिलहाल, नो प्रॉब्लम। मैं अटेंडेंस भेज देता हूँ आज की। ठीक है, तो बेटे इनको आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। फिर नोटबुक में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई टॉपिक समझ नहीं आए, यहाँ पर आप नहीं पूछते तो व्हाट्सएप पे एक छोटा सा मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको फोन करके वो पूरा टॉपिक समझाऊंगा बेटे। पर कोई भी आप अपने अंदर डाउट ना रखें प्लीज, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप उसे बेटे पूछ लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ। ये क्लास आपकी ओवर होते बेटे, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।